बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की 23-24 बजट स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, रवा माली साल 2022-23 का इक़्तिसादी सर्वे जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें रवा साल मुल्क की मईशत के हवाले से अदाद-ओ-शुमार सामने आया है, जिसके मुआशी ग्रोथ जो है वो 0.3% रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा महंगाई की शरह 29% मार्च में रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। ज़राअत के शोबे की ग्रोथ 4.40% रिकॉर्ड की गई। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। लाइव स्टॉक की शरह नमू 3.7% रही। उसके अलावा जंगलात की शरह नमू 3.9%, माहीगीरी की शरह नमू 1.4%। उसके अलावा मादनियात के शोबे की शरह नमू 4.4%, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -3.9% और बड़े सनती शोबे की शरह नमू -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। अब एदाद शुमार जो मुख्तस किए जाते हैं और जो अहदाफ अचीव किए जाते हैं, इन दोनों में जो फ़र्क आता है उसमें बुनियादी वजूहत क्या है, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया गया है डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की जानिब से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हैं, चेयरमैन हैं PAF के। डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का इस हवाले से वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। मिर्ज़ा साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में एक हम अहदाफ सेट करते हैं, हजम हमारा होता है 13-14 हज़ार अरब रुपए का, हमने जो टैक्स के सेट करने होते हैं 9200 अरब रुपए के हमने अहदाफ सेट किए, उसकी अचीवमेंट में हमें जो मुश्किलात दरपेश आती हैं और साल के एंड पे एक हमने जहनी तौर पे खसारा सोचा होता है और एक हमारा हकीकी तौर पे होता है, दोनों में जो फ़र्क है उसके पीछे की मंतिक क्या देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है, मुझे तो ये कोई नथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई मुझे गैर मामूली नहीं लगी है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वी वर चेजिंग, हमारी एग्रीकल्चर नेगेटिव थी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8% कम थी, जो बड़ी दर्जे की सनतें हैं जिसमें सीमेंट है, सरिया है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में 9वें मंथ कंसेक्टिवली 27% ग्रोथ उसकी कम हुई थी। तो हमें पता था कि जी ये हमारे हदाइफ जो हैं वो कोई भी हासिल नहीं होंगे, और अब हुआ भी यही है कि पहले जुमले में कहा गया है कि माशी हदाइफ जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के हासिल नहीं हो सके। हमें एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है, और इस बार जो हमारी 31-32 की एक्सपोर्ट थी पिछले सालों में, उसके मुकाबले में 25 बिलियन एक्सपोर्ट बामुश्किल हम अचीव कर सकेंगे। 12% के करीब एक्सपोर्ट में शॉर्टफॉल है। रेमिटेंसेस डिक्लाइन बहुत हुई हैं, हम 32 और 31 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए थे, आज हम 22.7 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। वो वजह यह है कि डॉलर के इंटरबैंक रेट में और डॉलर के ओपन मार्केट रेट में जब फर्क बढ़ जाएगा 15-20-25 डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये वजह क्या है? आज अभी वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके मुताबिक अब भी 40 से 45 रुपए डॉलर की कीमत इजाफी है। अब ये समझ नहीं आती कि वजीर खजाना कहे कि इजाफी है और इजाफी चल भी रही हो और हुकूमती इकदामात उस पर सिफर हो। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये फिगर गलत बतला रहे हैं। आज मैं आने से पहले आपके प्रोग्राम मैंने चेक किया था, बैंक की जो इंटर बैंक रेट है आज वो 286.5 है, और 300 से 307 रुपये मैक्सिमम जो है वो ओपन मार्केट में रेट है। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 300 पे बासानी हो रही हैं। तो 300 में और 286 में अगर आप गैप की बात करते हैं तो 14 रुपये का तकरीबन गैप पड़ता है। तो ये इतना बड़ा कोई गैप नहीं है। 24, 25 या 45 का जो कहा जा रहा है ये आज के रेट हैं। दैट कैन बी वेरीफाइड। मलिक बोस्तान साहब से मैंने पूछा था और ये उनके बेसिस पे। अच्छा, आप आ जाएं, इंपोर्ट को ज़रूर कंट्रोल करा है उन्होंने, 51 बिलियन डॉलर की हुई है, लेकिन इंपोर्ट को चोक करने से हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़, हमारी एक्सपोर्ट, दोनों चीज़ें मुतासिर हुई है। सप्लाई लाइन मुतासिर हुई है। रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे वो नहीं हो सका वक्त पे, तो एक्सपोर्ट गुड्स हमारी बनने में मुश्किल हुआ है। IT का
परफॉर्मेंस सही नहीं रही। अब नया टारगेट बड़ा एम्बिशियस उन्होंने 2.5 बिलियन से बढ़ा के 4.5 बिलियन करा है, बट उसके लिए पॉलिसी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, फैसिलिटेशन, ख़ास तौर से पेमेंट के चैनल्स को सही करना होगा फ्रीलांसर्स के लिए। एफडीआई भी कम हुआ है, $2 बिलियन था, 1.17 के करीब उनका हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट ये कहते हैं कि जी ये कम हुआ है, 3.7 बिलियन पे ले आए, पिछले साल 13.7 बिलियन था। जो चीज़ वो एक हॉलमार्क के तौर पे पेश कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब ने भी उसको उछाला है, वो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट PSDP। वो कहते हैं जी 1100 बिलियन पे हम चले गए हैं और ये तकरीबन डबल है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये तमाम FBR के टारगेट का इस बार 7000 बिलियन और नेक्स्ट ईयर 9000 बिलियन प्लस की बात हो रही है। लेकिन अफरात-ए-ज़र जो 29.9 या 30 वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है। वो एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब। ब्रेक के पास आते हैं, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। फ़हीम रहमान सहगल साहब से जानेंगे कल जो कारोबारी तबकात की मीटिंग हुई है जरदारी साहब से, उसका हासिल उसूल क्या रहा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदी। फ़हीम साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में, कल जब जरदारी साहब ने फेडरेशन हाउस आए, मुलाकात की, उन्होंने कौन सा नुस्खा कीमिया बताया है कि जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर साहब, आपने चूँकि बात छेड़ दी कल की मीटिंग जरदारी साहब के साथ जो हमारी थी, उस हवाले से जो सबसे अहम बात मुझे उस मीटिंग में जो उनकी एक जुमला उन्होंने रिपीट किया, महातीर मोहम्मद जो प्रेसिडेंट मलेशिया के जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो सबसे पहले मैं अपने लोगों को अमीर करूँ, यानी उनको कमाने दूँ, फिर उनको टैक्स करूँ। सो लेट दम अर्न फर्स्ट, अपनी कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को कमाने दें, फिर आप उनको जो है उनको टैक्स करें। हमारे यहाँ का कल्चर आप अपनी रीजनल कंट्रीज़ में, आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, उन्होंने टाटाज, बिरलाज, अंबानी, इतनी एक बिजनेस जो फिगर्स एक यानी मिसाल छोड़ने वाले लोग आपकी कम्युनिटी में दिए, उनको एक मिसाल बना के पेश किया। हम लोग अपने जो टैक्स पेयर हैं और अपने बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट को निशाने इबरत बना देते हैं। यानी जो हमारे यहाँ टैक्स पे करने वाला तबका है, उसको हम यानी इतना स्ट्रेस के माहौल में डरा धमका के रखते हैं कि वो आम लोग जो ये अब हमारा देखिए ना, हमारा अलमिया ये है कि हमारा इस वक्त टोटल 3.5 मिलियन लोग हैं जो टैक्स नेट में हैं, और उन्हीं के गिर्द सारी मईशत घूम रही है, उन्हीं से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। नए एवेन्यूज आप ये देखें कि हमारा जो है। अच्छा फ़हीम साहब, आप इस बात से अग्री नहीं करते, आप इस बात से अग्री नहीं करते कि 95% पाकिस्तान का जो तबका है वो बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्स देता है? ऑफ कोर्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स हम जरूर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में भी हमें बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम लोगों को टैक्स देना चाहिए। अब उस सेक्टर से, अब सर्विसेज सेक्टर है, उसमें 58 उसकी जो हमारी GDP में उसका शेयर है 58%, लेकिन उसमें जो हमारा उसमें उनका शेयर जो है टैक्स में बहुत कम है। और इसमें एक बहुत बड़े जो है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, होलसेल है, रिटेल है, IT है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। तो हम इनको थोड़ा सा रेगुलराइज करके, इनको थोड़ा सा मैनेज करके, इनको थोड़े से इंसेंटिव देके इनको टैक्स नेट में लाएं, ताकि हमारा ये जो टैक्स नेट है तकरीबन 10 मिलियन तक तो जाए। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं, ये जो हम टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करते हैं, अगर हम IMF के साथ डील से बाहर निकल जाते हैं, 9वें जायज़ा इजलास से बाहर निकलते हैं, अभी तो बाज़ ये सुनाई दे रही है कि 9वें और 10वें जायज़ा इजलास को वो कंबाइन करना चाहते हैं, हम जो अहदाफ मुकर्रर करेंगे, हमें तकरीबन $21 बिलियन अगले साल सूद कीमत में अदायगियाँ करनी है, इस साल भी साल के आखिर में हमें बड़ी अदायगियाँ करनी है। वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन इतनी पोटेंशियल रखते हैं? जिस तरीके से जरदारी साहब कल ये कहते हैं कि बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होगा। क्या कोई कुलिया है ऐसा? जी देखें, ये कुछ बुनियादी असूल होते हैं जो
माइंडसेट हुकूमत का बतलाता है। हमारे यहाँ वेल्थ फॉर्मेशन या वेल्थ कैपिटलाइजेशन या अमीर होना या पैसे कमाना एक जुर्म बन गया। जो बिजनेस कम्युनिटी अगर कोई अपने हैफ्टी प्रॉफिट्स करती है, मुनाफे करती है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं टैक्स वाले कि जैसे उसने दुनिया का, अभी वो वेल्थ टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये दुनिया का ऑब्सलीट मॉडल फेल हो चुका है और शौकत अजीज साहब के वक्त में इसको हटाया गया था। लोग कंपनी में जो अपनी इक्विटी डालते थे वो भी डायरेक्टर्स लोन की शक्ल में डालते थे ताकि बाद में निकाल लें और उनकी वेल्थ ना बने। ये सही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जैसे भाई ने कहा, आप इनडायरेक्ट टैक्स एक रेग्रेसिव स्कीम है। 61% आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप टैक्स वसूल करते हैं। हेड सोर्स आपने इंपोर्ट स्टेज पे ले लिया, ये फेल मॉडल है। डायरेक्ट टैक्सेस आपके 40% भी बहुत मुश्किल है। तो आपको अपना टैक्स में रिफॉर्म्स और एनर्जी में रिफॉर्म्स लानी होगी। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं, जहां ब्लीडिंग हो रही है। दोनों सेक्टर में रिफॉर्म्स लानी है हम। और तीसरी चीज जो आपने अभी तक हमने नहीं सुनी, वो शायद बजट में कल कहें, कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो जिसमें स्टील मिल है, रेलवे है, पीआईए है और वापडा के डिस्कोज हैं, ये 500 अरब रुपए सालाना लूज कर रहे हैं। और हुकूमत टैक्स पेयर के जो अमानत है नेशनल एक्सचेकर में, उससे इनको नाकाम कोशिश कर रही है चलाने की। और 500 बिलियन रुपए जो हैं वो हर साल खर्च हो रहा है। 20 साल 25 साल हर साल गुजर के फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है। आपको जब तक आपने मैसिव मटेरियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये 3-4 चीजें की जो दीमक की तरह आपको खा रहा है। आपका बजट बैलेंस क्यों नहीं बनता कि आमदनी कम है? आमदनी क्यों कम है? टैक्स कलेक्शन कम है। टैक्स कलेक्शन क्यों कम है? आपने 9.5 और 10% टैक्स टू जीडीपी रेशियो से कम होते होते इस साल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 7.5% पे आ गए आप। तो आप तो कम हो रहे हैं। आपको इस खित्ते में अगर देखें, श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो गया था उसका भी 15% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं को निचोड़ते हैं, उन्हीं पे टैक्स बढ़ाते हैं। सैलरी क्लास तबके पे एट सोर्स नहीं, हम इस्लाहात की बातें करते हैं, लेकिन इस्लाहात के लिए कोई नफाज नहीं किया जाता, अमली इकदामात नहीं उठाए जाते, खोखले दावे। इन खोखले दावों में जो हकीकत के पीछे छुपा उनसर है, उस उनसर की तलाश करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, पाकिस्तान का मसला क्या है? इस्लाहात किस तरीके की होनी चाहिए? कुछ इस्लाहात वो हैं जो मफरूज़ात के ऊपर मबनी है, कुछ इस्लाहात वो हैं जो हक़ाइक़ को देख करनी चाहिए, कुछ इस्लाहात वो हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। फ़हीम साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तकरीबन 50% कारोबार की है, 50% की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कुछ लोगों के नज़दीक ये पाकिस्तान का मसला नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होनी चाहिए कुली तौर पे। उन लोगों के मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान में अगर बेहतरी के इक़दाम करने हैं तो आम आवाम को रोज़गार मुहैया करना होगा। अब ये आम आवाम को रोज़गार मुहैया करना हुकूमत का काम है या किसी और सेक्टर का काम है? देखिए जी, बिल्कुल ये 100% स्टेट का काम है और ये स्टेट काम ये करती है। आप कहीं भी चले जाएं, अब अगर आपने अपनी मईशत में बेहतर तरीके से तरक्की लाना मकसूद है हमें, तो सबसे पहले आप किसी भी रीजनल कंट्री में या चाइना या जापान या दूसरे किसी कंट्री का मॉडल देंगे, उन्होंने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को पहले इंसेंटिव दिए हैं। हमारे यहाँ हम अपनी कॉटेज इंडस्ट्री के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे जितने इंडस्ट्रियल जोन हैं, हमने कोई तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों में हज़ारों जो हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बना दी हैं, जिसको मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ ये पूरी नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थी और लोगों का पैसा, अब बल्कि अपने मुल्क का कीमती ज़र्रे मुबादला आपने मिट्टी में मिला दिया। और उसके अगेंस्ट आप सिर्फ 10 इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना सके।
ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। अगर उसमें चंद इंडस्ट्रियल जोन आपने डेवलप किए होते, उसमें अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को कुछ जोन बनाए होते, उनमें आपने अपनी जो है जो अपनी यंग जनरेशन को डिप्यूट किया होता, उनको आसान कर्जे दिए होते। आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, उनका जो शेयर है जो आप उनको लोन देते हैं वो तकरीबन 15% आप उनको ये जो उसकी जो कॉटेज इंडस्ट्री को देते हैं। हमारे यहाँ 93% आप लॉन्ग स्केल इंडस्ट्री को देते हैं और ओनली 7% हम आपकी जो है अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को देते हैं। तो हमारी जो है बेसिकली विल ही नहीं है। हमारे सिस्टम में थोड़ी सी हमारे यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी मसला है। हम चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स आते हैं। इस वक्त भी जो इशू है, जो इंपोर्ट का इशू है, वो भी हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे स्टेट बैंक अपने जो लोकल कमर्शियल बैंक को रेगुलराइज नहीं कर रहे, उनको सही तरीके से ये बता नहीं पा रहे। हमने डिफ्रेंशिएट किया है बाकायदा तौर पे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल आइटम, लेकिन और इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, लेकिन कोई बैंक उस जो है ना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा। और इंपोर्ट को हमारी, अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी उसके अगेंस्ट जो हमारी एक्सपोर्ट है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड अप करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इफेक्टेड है। बेग साहब, आप ये सारी चीज़ें जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है, कहीं पे मिसमैनेज तो ज़रूर हो रहा है। बेग साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, आप कहते हैं कि तवानाई के शोबे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे लोग हैं, इन्हीं के लगाए हुए ये महंगी बिजली के मंसूबे हैं, जो अब आके हमें ये बताया जाता है कि इसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो जब लगाए गए थे, क्या दुनिया भर में यही मंसूबे लगाए जा रहे थे? उस वक्त आवाज़ का ना उठाना, क्या वो बुनियादी फैक्टर समझते हैं आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का? देखिए, करप्शन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सराहियत कर चुका है कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो उन लोगों को जो सही बेनिफिशरीज के होते हैं उनका लिहाज रखते हुए बनाया जाता है, मुल्क का लिहाज रखते हुए नहीं। मैंने अपने कॉलमों में, अपने इंटरव्यूज़ में ये जो IPPs में ओवर इन्वेस्टिंग हुई है और जो रेट ऑफ रिटर्न गारंटेड इक्विटी पे 17.5% और फिर बाद में उसको अमेंडमेंट करके डॉलर में पेमेंट मुनाफे की कर दी गई। फिर कैपेसिटी चार्जेस जो लगे, यानी अब बिजली दें या ना दें, लेकिन हुकूमत आपको अपनी कैपेसिटी चार्जेस 60% तक पे करेगी। इन सब चीज़ों ने एनर्जी सेक्टर में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग की है कि आज पावर सेक्टर के 2,500 अरब रुपए सर्कुलर डेट है और गैस सेक्टर का 1,500 अरब रुपए सर्कुलर डेट है। दोनों को अगर हम मिला लेते हैं 4,000 अरब पावर एंड गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जिसको हम गर्दिशी कर्जे कहते हैं। ये चीज़ देख के मैं कह रहा हूँ ये बम फटने का, और इससे पहले कि आप रिफॉर्म्स लाएं, आप क्या करते हैं, जब बढ़ जाता है लोग मांगते हैं अपनी पेमेंटें, आप बिजली की और गैस की कीमत बढ़ा के गरीब आदमी से और वहाँ पे दे देते हैं। तो ये तो नहीं, अभी भी आप इस बजट में जो तजवीज़ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट डी पे 50 रुपये फी लीटर से बढ़ा के 60 रुपये कर दें, तकरीबन 860 अरब रुपये मिलेंगे, तो फिर हम 20% तनख्वाह और पेंशन बढ़ा सकते हैं, वो 780 अरब कितनी होगी। तो ये जो आपका एक माइंडसेट है एडॉक मेजर्स का, जो कनेक्ट नहीं होता, वो ऊपर से आपने एक मेजर ले ली विदाउट वर्किंग उसकी, वो हमें डिस्ट्रॉट कर रहा है, तबाह कर रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें एक दूसरा टैक्स सेक्टर की रिफॉर्म्स सबसे ज़रूरी हैं। इंडस्ट्री 20% है माशत में, हमारी इकोनॉमी में टैक्स देती है 63%, और एग्रीकल्चर जो है वो 20% है, वो टैक्स देता है 2%। इसी तरह सर्विस सेक्टर की भी करस्पॉन्ड नहीं करती। तो जो सेक्टर जितना इकोनॉमी में है उसके टैक्सों की अदायगी भी करस्पॉन्ड करनी चाहिए ना, उसकी तनासुब से, मुनासबत से हिस्सा बकदर जुस्सा होना चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ से इनकम आ रही है तो उसी तरफ आप ज्यादा वजन डालते रहें और उसी को कहते रहें कि तुम ज्यादा पे करो, तो दूसरे यही हो रहा है।
हमारी इंडस्ट्री को 63% टैक्स की तरह बर्डन कर दिया है। वो गैर मुकाबलती हो रही है, लेकिन क्योंकि रजिस्टर्ड है, एनटीएन है, लिहाजा टैक्स उसी पर ठुकता है और उन्हें मजबूरन देना पड़ रहा है, लेकिन वो एक दिन कोलैप्स होंगे। फहीम साहब, तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ दो सेक्टर ठीक, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आता बहुत हूँ। जरूरी है रिफॉर्म्स के, टैक्स और एनर्जी। ठीक, टैक्स और एनर्जी का। फहीम साहब, अगर मौजूदा हुक्मरानों से पूछा जाए कि ये अभी माजी करीब के अंदर ही जो टेक्सटाइल सेक्टर को बूम आया था पाकिस्तान में, या मुख्तलिफ सेक्टर्स को बूम आया था, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था, तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? तो वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत जो है ये गरीबों को कर्ज देने की बजाय ये उमरा को कर्ज दे के चले गए, बड़े बड़े सेक्टर्स को कर्ज दे दिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को कर्ज दे दिया गया, और उसका नुकसान अभी मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से बैरूनी अदायगियाँ जो हमारी हैं उसका बोझ हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? सर, बेसिकली इसमें मैं ये कहता हूँ, देखें, चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है वो ये है कि जब यहाँ पे कोविड आया, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया बंद थी, हमारे रीजनल कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम तक बंद थे, लेकिन उस वक़्त की जो भी हुकूमत थी और जो हमारा इदारा NCOC था उसने बड़ा अच्छा काम किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी ट्रेड बॉडीज़ ने, हमारे चैम्बर ने, हमारे फेडरेशन ने बड़ा अच्छा काम किया। हम लोग वहाँ बैठे रहे, दिन रात हमने एक किया, अपनी इंडस्ट्री का पहिया चलाया, और आप यकीन कीजिए जो ऑर्डर्स बांग्लादेश, इंडिया और वियतनाम को जाने थे वो पाकिस्तान में आए। वो पाकिस्तान में जब वो ऑर्डर आए तो आपने देखा वो परफॉर्मेंस बढ़ी। तो मेरा नहीं ख्याल, देखें, हमें चीज़ों को, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है जो हम चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। हमें जो चीज़ अच्छी है उसको ज़रूर देखना चाहिए, चीज़ों को पोलिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए मौजूदा तनाजुर में अब हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी यूथ को कैसे मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम ये जो कुछ ऐसे सेक्टर है, IT सेक्टर है, इसमें अपना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। हलाल फूड सेक्टर में पोटेंशियल मौजूद है। हमारे ओवरसीज रेमिटेंसीज जो अभी जिक्र भी हुआ है, 31 बिलियन के करीब हमारी इंपोर्ट थी, एक्सपोर्ट थी, और तकरीबन इतनी हमारी रेमिटेंसेस थी। हम इनको ज़्यादा इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को स्किल करके, उनको स्किल करके बाहर एक्सपोर्ट करें। अभी रिसेंटली जापान ने अगले 15 सालों में उनको तकरीबन 6.4 मिलियन मैन पावर की ज़रूरत है, और उन 10 ममालिक में जहाँ से उन्होंने ये यूथ ये वर्क फोर्स लेनी है, पाकिस्तान भी शामिल है। और मैं ये कहूँगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इसके इदारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को वहाँ भेजें ताकि हमारी रेमिटेंसीज वहाँ से आएँ। और सबसे एक नुक्ता आखिर में मैं ज़रूर यासिर साहब यहाँ पे ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सब्सिडीज और ये जो SRO को मिस यूज किया जाता है, जैसे इस वक्त फाटा पाटा है, उस SRO को यहाँ की लोकल इंडस्ट्री, वहाँ माल बनता है, यहाँ पे आके हमारी दूसरे सूबों में आके बिकता है, मिसयूज होता है। ये मिसयूज खत्म किए जाएं। इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, जैसे इंपोर्टर पे विद होल्डिंग टैक्स 5.5% है और इंडस्ट्री पे 1% है, और इसी तरह इन पे एडिशनल सेल टैक्स 3% है। तनासुब अगर कोई हो तो मंतिक के मुताबिक हो, ये मसलहत के मुताबिक ना हो कि मसलहत आपको एक तरफ दिखाई दी तो आपने उधर ज्यादा चीजों को रैशनलाइज करें। ठीक, डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आप क्या समझते हैं ये बार्टर सिस्टम जो है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को क्या बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा? कोई होप पैदा होती है इससे? से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो ममालिक जहाँ बैंकिंग चैनल नहीं होते, वो ममालिक जहाँ सैंक्शंस लगी हुई होती हैं, उनके साथ ट्रेड करने का सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होती है, और वो है लेन देन का बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट करना। रशिया के साथ भी यही मसला है, सैंक्शंस हैं, बैंकिंग चैनल्स नहीं है। ईरान के साथ भी यही है, और अफगानिस्तान के साथ भी, और ये रीजनल पार्टनर है हमारे। तो इनके साथ जैसे इंडिया ने सस्ता तेल रशिया से और ईरान से लेके अपनी रिफाइनरी से पेट्रोल बनाया और दुनिया में एक्सपोर्ट किया। अभी इस साल जो इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ी है वो IT वाईटी से नहीं है, वो पेट्रोलियम मसनूआत
सस्ता लेके बार्टर में और बदले में चावल भेजा है। $1 अरब का चावल भेजा है और इंडिया की बार्टर ट्रेड $2 अरब जो है ईरान के साथ है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बार्टर ट्रेड में आपको डॉलर बचेंगे, आपके ज़र्ब मुबादला के ज़खायर पे जोर नहीं होगा और आप अशिया के बदले अशिया करके तिजारत कर सकेंगे। उसमें पाकिस्तान से जो चीज़ें जा सकती हैं, टेक्सटाइल है, डेनम है, खाने पीने की अशिया हैं, चावल है ख़ास तौर से बहुत, क्योंकि ईरान में बासमती राइस बहुत मशहूर है। और वहाँ से जो हम ले सकते हैं 3 चीज़ें तो बिल्कुल लेना है हमने। LPG है, LNG है और क्रूड ऑयल है और प्लास्टिक का है, क्योंकि नेफ्टा क्रैकर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें बार्टर ट्रेड पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि बजट में जितनी भी चीज़ें उसके पेश किए जा रहे हैं अहदाफ हासिल कर लिए जाएं। बसूरत दीगर हम जिस गिरावट का शिकार हो चुके हैं उससे निकलना हमें मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, फ़हीम रहमान सहगल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।